हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोग नंबर सिस्टम एपी जीपी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एचसीएफ एलसीएम हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन को, स्क्वायर रूट, क्यूब स्क्वायर और सर्स एंड इंडिसेस और डेसिमल एंड फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से किया मेरे भाई। बहुत सारी प्रैक्टिस की, और अगर इतनी ही प्रैक्टिस आप खुद से भी कर लेंगे तो कभी इस चैप्टर में आप लोगों को समस्या नहीं आएगी और स्पीड का जो मामला है वो आपका बेटर हो जाएगा। अगर इतनी ही प्रैक्टिस आप लोग खुद से भी कर लेते हैं, जैसे मैं अगर कहूं कि मैंने जो है वो 100 सवा 100 क्वेश्चन कराए हैं, तो इतने ही क्वेश्चन आप इनसे अलग खुद से कर लेंगे तो मेरे भाई स्पीड आप लोगों की पीक पर होगी और इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को दोस्त राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही है, एकदम जबरदस्त चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर की, जिसमें मजा आने वाला है, जिसमें चीजें बहुत आसान होने वाली हैं और आप लोगों को रेशो को पढ़ के ऐसा लगेगा कि मानो कि मतलब हर चैप्टर में इसका इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम लोगों की रेशो पे बहुत अच्छी पकड़ है तो हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज हमारे पास है, ऐसा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लगेगा। और अगर एग्जाम में बात करूं तो एग्जाम में भी यहां से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आप लोगों का जरूर ही पूछा जाएगा, कभी कभी जो है वो आप लोगों से 2 क्वेश्चन भी मेरे प्यारे भाई पूछ लेता है। ये यूनिट जो है, इस यूनिट के अंदर जो है हम लोग 3 चैप्टर को कवर करेंगे। पहला चैप्टर खुद अपने आप में रेशो होगा, दूसरा चैप्टर इसी के अंदर हम लोग परसेंटेज को, पार्टनरशिप को कवर करेंगे, और तीसरा चैप्टर जो होगा इसी के अंदर हम लोग एज को कवर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई? तो हेडिंग बनाइएगा, एकदम से हेडिंग बनाइएगा। वो 7:45 तक हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बाद के जो 15 मिनट है उसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हम लोगों के अभी छूट गए हैं। ठीक है मेरे भाई? चलिए हेडिंग बनाइएगा मेरे भाई। पार्टनर रेशियो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो आप कहेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे अनुपात और समानुपात हम लोग पढ़ने वाले हैं। अनुपात और समानुपात हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 7:45 तक चलेगी। और इसके बाद जो है वो पिछला जो बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे, उसको हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई? चलिए अगर मैं एग्जाम में बात करूं तो यहां से जो है, अगर मैं इसी के अंदर, इस यूनिट के अंदर, मैं इस यूनिट को पूरी को कंप्लीट अगर काउंट करूं तो इस यूनिट के अंदर हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। इसी यूनिट के अंदर हम लोगों को पार्टनरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, और इसी यूनिट के अंदर हम लोगों को एज पढ़ना है। और अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम में इन तीनों चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं, तो मान के चलिएगा 3+ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3+ भी हो सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे दोस्त, ये यूनिट जो है, ये यूनिट जो है वो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है बच्चे? फ्राइडे का एचडब्ल्यू वाला क्वेश्चन करा देना प्लीज सर। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, काहे दिक्कत लेते हो? जितने मैंने एचडब्ल्यू में आप लोगों को दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो लास्ट के कल 10 मिनट में करा दूंगा। आज तो मैं नहीं लेके आया हूँ, लास्ट के कल 10 मिनट में वो सारे एचडब्ल्यू के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके चैप्टर का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्या मुझे आप में से कोई इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताएगा कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है? व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन?
अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो आपके दिमाग में जब बात रेशो की आती है तो रेशो को लेकर एक ख्याल मन में आता है कि जब भी हम दो चीजों की तुलना करते हैं, दो सेम चीजों की तुलना करते हैं, भाई जब तुलना होगी तो सेम चीजों में ही तुलना होगी। अगर मेरी हाइट का किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो उसकी हाइट के साथ ही कंपैरिजन करना होगा। अगर मेरे वेट का किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो उसके वेट के साथ मेरा कंपैरिजन करना होगा। ऐसा थोड़ी है मेरी हाइट को आप लोग देख रहे होंगे, उसके वेट को आप लोग देख रहे होंगे, नहीं, हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो सेम चीजों में होता है। तो जब मेरे प्यारे दोस्त दो चीजों में कंपेयर होता है, दो चीजों में हम लोग कंपैरिजन का काम करते हैं, तो वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों का रेशो दिखाता है। मान लो मैंने कहा कि मेरी इनकम जो है उसकी इनकम से 3 गुना है, तो यहां मैंने अपनी इनकम को उसकी इनकम के साथ कंपेयर किया, तो ये मेरा रेशो कहलाएगा। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं मान लीजिए, और मैंने कहा मेरी इनकम जो है उसकी इनकम का 2 गुना है। तो अगर वो 1 कमाता है तो मैं 2 कमाता हूंगा, अगर वो 2 कमाता है तो मैं 4 कमाता हूंगा, अगर वो 3 कमाता है तो मैं 6 कमाता हूंगा, अगर वो 4 कमाता है तो मैं 8 कमाता हूंगा। क्या ये मैंने कंपैरिजन किया है जस्ट इनकम में? तो आप कहेंगे बिल्कुल कंपैरिजन किया है। अच्छा, कंपैरिजन में जब हम रेशो की बात करते हैं तो क्या रेशो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है क्या? क्या रेशो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है क्या? क्या इससे आप ये पता लगा सकते हैं क्या बी की इनकम है कितनी? आप कहेंगे रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। आप बी की इनकम अगर 1 मानते हैं तो इसका डबल जो है वो ए की इनकम है। आप बी की इनकम को चेंज करेंगे तो ए की इनकम अपने आप चेंज हो जाएगी। बी अगर 3 रुपए कमाता है तो ये 6 रुपए कमाएगा, बी अगर 4 रुपए कमाता है तो ये 8 रुपए कमाएगा। यानी रेशो जो है वो केवल कंपैरिजन का काम करता है, रेशो जो है वो केवल कंपैरिजन का काम करता है, रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। तो कोई आपसे पूछे रेशो होता क्या है, तो जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो वहां हम लोग रेशो का यूज कर रहे होते हैं। रेशो से ही हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं बच्चा, ठीक है। अब सवाल उठता है जी, चलो रेशो तो ठीक है, अब समानुपात का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन? तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? तो मेरे भाई प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। समानुपात से आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा, सम मतलब समान और अनुपात मतलब अनुपात, रेशो। यानी जब दो रेशो समान होते हैं, जब दो रेशो समान होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग समानुपात कहते हैं। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए दो रेशो हैं, एक रेशो है ए अपॉन बी और एक रेशो है सी अपॉन डी। जब ये दोनों रेशो बराबर होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोपोर्शन कहा जाता है। इस कंडीशन को मेरे भाई समानुपात कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत जगह लिखा देखा होगा, मेनली रेशो को लिखने का तरीका होता है दो बिंदी बीच में लगाइए, ये दोनों में तुलना का काम हो रहा है, ये दोनों का रेशो हम लोगों ने लिखा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं सी और डी का रेशो लिखिए तो आप कहेंगे सी और डी का रेशो जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। और जब दो रेशो को बराबर दिखाना होता है यानी बीच में समानुपात लगाना होता है तो 4 बिंदी हम लोग लगा रहे होते हैं। यही 4 बिंदी क्या इंडिकेट करती हैं? यही 4 बिंदी समानुपात दिखाती हैं, यही 4 बिंदी प्रोपोर्शन दिखाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर दो रेशो में तुलना का काम होता है तो वो समानुपात करता है, अगर दो क्वांटिटी में तुलना का काम होता है तो वो मेरे भाई रेशो करता है। जब समानुपात की बात आती है, जब ये साइन यूज हो जाता है तो इसका मतलब आपको खुद समझ जाना है कि ये रेशो जो है इसके बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इस रेशो को इसके बराबर लिखता हूं, अगर मैं इस रेशो को इसके बराबर लिखता हूं, ए अपॉन बी को मैं बराबर लिखता हूं सी अपॉन डी के, तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो पहले और आखिरी का गुणनफल जो आएगा वो हमेशा दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर आएगा। बहुत बार यहां 3 वैल्यूज देके चौथी वैल्यूज आपसे पूछ लेता है, बहुत बार जो है वो 3 वैल्यूज देके चौथी वैल्यूज आप लोगों से पूछ लेता है। वो कहेगा ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये x है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो वहां हम लोग जो है ये समानुपात की प्रॉपर्टी लगा रहे होते हैं कि पहले और आखिरी का गुणनफल जो होगा वो दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई है? तो आप दोनों का मीनिंग समझ गए। रीजनिंग में भी ऐसे रेशियो लगा रहता है, हाँ लगा रहता है, वहां भी रेशियो ऐसा लगा रहता है, पर वहां रेशियो का अलग मीनिंग होता है, यहाँ रेशियो का अलग मीनिंग होता है। वहां तो अगर कोई एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है कि गुणा नो होके आंसर आ रहा है, तो अगले में भी गुणा नो करके आंसर दे देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस से हम लोगों को चीजें करनी पड़ेंगी। जो रूल कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को आगे बढ़ना होगा मेरे भाई। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं बात करूं, यहां से हम लोगों को दोनों वर्ड कंफर्म हो गए जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है बेसिकली आज हम लोगों को पता चल चुका है। श्रीकेश यादव, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरे भाई। बहुत आगे बढ़ो, बहुत ऊंचाइयों पर जाओ, बिना रुके बिना थके आप आगे बढ़ो और जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छुओ। ठीक है, मैंने आप लोगों से ये कहा कि अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद जो है बच्चे, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना है? इसके बाद मैं कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को बता रहा हूं। उन डेफिनेशंस को आप लोग मुझे थोड़ा सा बताना कि आप लोग इन डेफिनेशंस को जानते हो क्या? आप लोगों ने कहीं वर्गानुपात देखा है क्या? डुप्लीकेट रेशियो देखा है क्या कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वर्गमूलानुपात जानते हैं क्या? वर्गमूलानुपात जानते हैं? वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात क्या होता है ये? यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? क्या इन पे भी क्वेश्चन बनता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में बना है इन पे क्वेश्चन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि घनानुपात क्या होता है? घनानुपात क्या होता है? घनानुपात होता है मेरे भाई ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। घनानुपात को क्या कहते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं हम लोग। और अगर इसी का दूसरा देखूं कि मैं घनमूलानुपात क्या होता है, इसी का दूसरा देखूं कि घनमूलानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात क्या होता है, तो वो मेरे प्यारे दोस्त होता है आप लोगों का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। और अगर मुझसे कहा जाए सतत अनुपात क्या होता है या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? 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 यानी सतत अनुपात क्या होता है? सतत समानुपात क्या होता है? मुझसे यहां पूछा जाता है कि सीएनडी का रूल कैसे करते हैं हम लोग। सीएनडी यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं? ये बेसिक चीजें हैं जो आपको रेशो से पहले पता होनी चाहिए। जब आप रेशो पढ़ रहे होते हो, जब आप रेशो पढ़ रहे होते हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को ये डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ये मैंने कुछ डेफिनेशंस आप लोगों के सामने, वर्ड आप लोगों के सामने लिखे हैं, जिनकी डेफिनेशन जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बारी बारी से देखना मेरे भाई, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट बैठेगी। अच्छा ये बताइए मेरे भाई कि वर्गानुपात, वर्गानुपात का मतलब क्या है? यहां आपको फील आ रही है, वर्ग से फील आ रही है, वर्ग से फील आ रही है। यानी अगर कोई भी रेशो आप लोगों के सामने दिया हुआ है और इसका आप लोगों से वर्गानुपात पूछा जाता है, इसका डुप्लीकेट रेशो पूछा जाता है बच्चे, डुप्लीकेट रेशो पूछा जाता है, तो दिए गए रेशो का स्क्वायर अगर आप लोग कर देंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका डुप्लीकेट रेशो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डुप्लीकेट रेशो बन जाएगा। जब भी आपके सामने कोई रेशो दिया हुआ हो तो उसका स्क्वायर करने पर जो रेशो बनता है वो मेरे प्यारे दोस्त डुप्लीकेट रेशो होता है, यानी वर्गानुपात होता है मेरे भाई। जब भी आप लोगों के सामने कोई रेशो दिया हुआ हो, मान लो ये रेशो आप लोगों के सामने दिया हुआ है और आप लोगों से वर्गमूलानुपात पूछा है, तो नाम से कंफर्म हो रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई रेशो दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो वो उसका सब डुप्लीकेट रेशो बन जाएगा। यानी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो दिए गए रेशो का स्क्वायर करने पर वो उसका वर्गानुपात आता है, डुप्लीकेट रेशो आता है। दिए गए रेशो का, दिए गए रेशो का स्क्वायर रूट करने पर जो रेशो आता है वो उसका सब डुप्लीकेट रेशो होता है, यानी कि मेरे भाई उसका वर्गमूला अनुपात होता है। ठीक वैसे ही अगर घनानुपात और घनमूलानुपात आप लोगों से पूछा है तो ये बिल्कुल डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट की तरह ही है। अगर मेरे पास कोई रेशो दिया हुआ है और आपसे पूछा है घनानुपात, घनानुपात का मतलब है कि वो आपसे घन कराना चाहता है,
यानी वो आपसे क्यूब कराना चाहता है। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब जो है वो 27 हो जाएगा। तो वो क्यूब लगा के नहीं देगा, वो आपसे पूछेगा इसका घनानुपात क्या होगा, इसका ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होगा। तो आप लोगों को नाम से कंफर्म हो जाना है कि वो आप लोगों से इसका क्यूब पूछना चाहता है, वो आप लोगों से इसका घन पूछना चाहता है। ठीक है भाई, तो लगा के नहीं देगा, ये आपको खुद पावर 3 लगानी है। ठीक है दोस्त, अगर मैं यही आप लोगों से कहता हूं कि घन मूलानुपात क्या होता है मेरे भाई, तो आप लोगों को वो रेशो देगा, वो आप लोगों को एक रेशो देगा और वो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब इसका घन मूलानुपात बताइए, यानी इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो बताइए कि वो कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यानी वो आपसे सब लगा चुका है, घनमूल लगा चुका है, यानी आपको इसका घनमूल बताना है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, 10% लोग ऐसे हैं जो फर्जी कमेंट में लगे हुए हैं, फर्जी कमेंट में लगे हुए हैं। भाई मैंने पढ़ लिया, असफ भाई मेरे दोस्त पढ़ लिया, धन्यवाद, आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, आपका लॉजिक अलग है, ठीक है भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक ही चीज को कॉपी पेस्ट क्यों किए जा रहे हो, बस इसलिए कि मैं आपका नाम लूं? मैंने पढ़ लिया है वो सारी चीज। टेलीग्राम ग्रुप में जब भी कोई मैसेज कर रहा हूं या डाउट क्लियर कर रहा हूं तो मेरा मैसेज डिलीट क्यों हो जा रहा है वो भी चेक कर लेंगे। ये अब की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, आप चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये देखो सर जी, एसआई वाले बैच से यूपीपी हो जाएगा क्योंकि आपसे मैथ पढ़ने के लिए हमने एसआई वाला, ठीक है, होगा क्यों नहीं। यूपी कांस्टेबल वही सिलेबस है जो यूपीएसआई का सिलेबस है, ज्यादा ही होगा थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा लॉजिक खुद भी लगाया करिए। ठीक है, देखिए, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 64 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 4 होगा और 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। यानी अगर इस संख्या का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आप लोगों से पूछा जाता है तो आप बता देंगे मेरे भाई इसका जवाब जो है वो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए कंटिन्यूड प्रिपोर्शन, आप लोगों ने देखा होगा सतत समानुपात क्या होता है, और दूसरा क्या होता है सीएनडी रूल आप लोगों से पूछ रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कंटिन्यूड प्रिपोर्शन के बारे में पूछना चाहूंगा कि ये कंटिन्यूड प्रिपोर्शन का आखिर मसला क्या है, ये कंटिन्यूड प्रिपोर्शन होता क्या है, इसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या कोई है ऐसा जो मुझे बता पाए कि ये सतत समानुपात होता क्या है? सतत समानुपात होता क्या है बच्चे, फटाफट मुझे बताइए। कंटिन्यूड प्रिपोर्शन होता क्या है बच्चे? ऐसा कोई छात्र, ऐसा कोई विद्यार्थी, ऐसा कोई बालक, ऐसी कोई बालिका जो मुझे यह बता पाए कि कंटिन्यूड प्रिपोर्शन होता क्या है? कैसे करेंगे कंटिन्यूड प्रिपोर्शन को? आप लोगों ने रेशियो तो पढ़ रखा होगा, बताइए। नहीं पता, नहीं पता, कंटिन्यूअसली नंबर होना, वाह वाह क्या दिमाग लगाया है। कंटिन्यू लिखा हुआ है तो कंटिन्यू नंबर होंगे, है ना, यही सोच के दिमाग लगाया है ना। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 18। मैंने आपसे पूछा क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है? पहले दो का जो रेशो है, पहले दो का जो रेशो है, अगर वही रेशो अंतिम दो का है, अगर वही रेशो अंतिम दो का है तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होंगे, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होंगे। अगर मैंने लिखा यहां 1, यहां मैंने 5 लिखा, यहां मैंने 25 लिखा, यहां मैंने 125 लिखा, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है मेरे भाई। ये किस में है? ये किस में है मेरे भाई? ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है बच्चे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले दो का रेशो 1/5, अगले दो का रेशो 1/5 और उससे अगले दो का रेशो 1/5, जहां रेशो समान होता चला जाता है तो वो चीजें किसमें कहलाती हैं? वो चीजें मेरे भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाती हैं। किसमें कहलाती हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाती हैं। ठीक है मेरे भाई, सर आपको नहीं लग रहा है कोर्स पीछे चल रहा है? लग रहा है मुझे, लग रहा है मुझे। शांति से पढ़िए ना, वो काम मेरा है, चीजों को देखना, चीजों को मेरे भाई समझना,
और क्या दिक्कतें आ रही हैं वो काम मेरा है, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आप लोगों के समझ में आ गया? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की जहां बात होगी, निरंतर समानुपात की जहां बात होगी मेरे भाई, सतत समानुपात की जहां बात होगी, वहां आप लोग ये लिखेंगे कि पहले दो का रेशो जो होता है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, अगर मेरे पास तीन संख्याएं हैं, अगर मेरे पास तीन संख्याएं हैं और उसने कहा है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो पहले दो का जो रेशो होगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी कंडीशन हो जाती है, एसी की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, किसकी कंडीशन हो जाती है, वो एसी की कंडीशन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे बताइए कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जगह मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा, टिग्नोमेट्री में बहुत जगह देखने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत जगह है ना। रेशो में तो देखने को मिलता ही है, साथ में मेरे भाई और चैप्टरों में भी इसका यूज है। इसे कहा जाता है योगांतरा अनुपात, इसे कहा जाता है मेरे भाई योगांतरा अनुपात, इसे बोला जाता है। फटाफट बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे सामने कुछ रेशो दिया हुआ है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ऐसा कोई रेशो दिया हुआ है और आप लोगों को योगांतरा अनुपात लगाना है। सबसे पहले सर, बाद में आप कोर्स को स्पीड से पूरा करा दोगे, हम कैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दिमाग जो है वो आपका सुबह से ही चलना चालू हो जाता है ना, 7 बजे से ही, 7 बजे से ही फर्जी बातों पे चलना स्टार्ट हो जाता है और शाम तक जब तक सोते नहीं हो जब तक फर्जी बातों पे बहुत चलता है। ऐसा कोई बैच उठा के देखना जिसमें मैंने तेज पढ़ाया हो, कोर्स इसी स्पीड से कराया है। मैं टाइम ज्यादा ले लेता हूं पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोर्स खिंचवाऊंगा। दिल्ली पुलिस में मैंने 6 महीने ले लिए, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है उनकी। अब मुझे लगा कि 1 महीना लेट है तो मैंने अब वो शाम में उनकी क्लास लगा दी है, एक एक सुबह में चलती है, एक शाम में चलती है, लेकिन पढ़ाऊंगा उसी स्पीड से, उसी जो तरीका अपना रखा है उसको तेज नहीं करूंगा, कभी भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करूंगा मेरे भाई, कंटेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। मैं समय जरूर आपका ज्यादा ले सकता हूं लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके साथ फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा, इस बात का भरोसा रखिएगा बच्चे। ठीक है, इस बात का भरोसा रखिए, और भरोसा रखेंगे तो मेरे भाई बहुत अच्छा रहेगा, मतलब नहीं तो तरह तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मन में आते रहेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई सबसे पहला सवाल ये उठता है, मुझे इधर पीठ घुमानी पड़ेगी है मुझे ऐसे करके पढ़ाना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स इधर चल रहे हैं उसको नजरअंदाज करके मुझे सामने निगाह रखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि इसका मतलब समझिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या है। सबसे पहले इसे हिंदी में कहा जाता है योग, फिर कहा जाता है अंतर और फिर होता है अनुपात। यानी कि हमें कहीं ना कहीं योग भी करना होगा, कहीं ना कहीं हमें अंतर भी करना होगा और फिर हमें रेशो को लिखना होगा, इसका मतलब यही तो है। सबसे पहली बात यह आती है कि हमें पहचान कैसे होगी कि यहां योगांतरा अनुपात लगना है, यानी यहां सीएनडी रूल लगना है। मेरे भाई इस बात को अपनी कॉपी में लिखिएगा कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इस बात को अपनी कॉपी में लिखिएगा कि जब अंश और हर समान होते हैं, केवल उनमें चिन्ह का फर्क होता है, साइन का फर्क होता है, साइन का फर्क होता है, तो ऐसे केस में हम लोग जो है वो सीएनडी को लगा रहे होते हैं। ऐसे केस में सीएनडी की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, ऐसे केस में सीएनडी की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। बच्चे टेलीग्राम में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कब बताएंगे, आप डाउट क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं है। गुड़िया बस यही काम है ना मुझे, आप समझते क्यों नहीं, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। मैं अपना कोशिश करता हूं 100% इस क्लास के अंदर दूं, आप लोगों का कोई डाउट ना बचे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो उसमें टीम है, वो टीम आपको जवाब दे रही होती है। आप समझिए कि चीजों का संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप तो बस ये समझ लेते हैं कि बस हम ही क्लास में मौजूद हैं। आप विनायक बैच के ग्रुप में देखिए 1.5 लाख बच्चे मौजूद हैं,
तो थोड़ा सा कोशिश किया करिए, जिस फ्रेंड से और सारी बातें करते हैं, जिस फ्रेंड से और सारे चीजें करते हैं बच्चे, उस फ्रेंड से थोड़ी सी हेल्प लीजिए पढ़ाई में। उस टीचर से, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी से भी हेल्प लीजिए क्वेश्चन को करने में गुड़िया। आप समझिए, नहीं मिल पाता उतना टाइम। चलिए, मैंने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां समान होते हैं और केवल साइन का फर्क होता है, वहां हमारे दिमाग में जो है वो सीएनडी आ जाना चाहिए कि यहां सीएनडी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। सीएनडी ये कहता है कि एक बार तो आप योग कर दो, योग लिखा है, योग कर दो, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ दो। एक बार घटा दो, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दो। जो काम आपने इधर किया है वही काम आप उधर कर दो। एक बार जो है ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ दो, एक बार ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दो। यही क्या होता है, यही सीएनडी रूल होता है। अब आप ये कहेंगे जी इसका यूज कैसे होगा, ये बात तो हमें समझ में नहीं आई, कोई एग्जाम्पल अगर आप दे दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त काम बन जाएगा। तो एग्जाम्पल लो मेरे दोस्त। मैंने आपके सामने एक कंडीशन लिखी, सिंप्लीफिकेशन में मुझसे एक चीज पूछ ली गई, सिंप्लीफिकेशन में मुझसे एक चीज पूछ ली गई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 3/2 आप लोगों को दी हुई है, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं एक्स अपॉन वाई जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा बच्चे। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां जो है एक तरीका तो ये कहता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई पूरी इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, वहां से आप एक्स और वाई का रेशो निकाल देंगे। लेकिन दूसरा तरीका यह कहता है, मैंने अभी लिखाया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हैं, अगर अंश और हर जो है वो समान है, तो मेरे प्यारे दोस्त साइन का फर्क है, तो वहां आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए मेरे भाई कि यहां जो है वो सीएनडी लग सकता है। अच्छा, मैंने यहां ये कहा कि पहले जोड़ना होता है फिर घटाना, आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं, जोड़ नीचे सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही आपको राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जोड़ के लिखा है तो राइट हैंड साइड में भी ऊपर जोड़ के लिखना होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर घटा के लिखा है तो राइट हैंड साइड में भी ऊपर घटा के लिखा होगा। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से सुनिएगा। मेरे दिमाग में आया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समान है, केवल साइन का फर्क इसमें हम लोगों को दिख रहा है, तो मैंने दोनों को जोड़ा। जब दोनों को जोड़ा तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर मैंने दोनों को घटाया, इसमें से इसको घटाया, माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। जब मैंने इसमें इसको जोड़ा तो 2x आया, जब मैंने इसमें से इसको घटाया तो ये 2y आया। सेम काम आपको इधर करना है, जब मैं इसमें इसे जोड़ूंगा तो 5 आएगा, और जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो 1 आएगा। आएगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, जो वो मुझसे पूछ रहा था x अपॉन वाई, क्या डायरेक्टली वो 5/1 आ जाएगा? तो आप कहेंगे वो डायरेक्टली 5/1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हुई। अगर साइन सेम हो तो भैया साइन सेम होगा, फिर तो 1 हो ही गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहां भी प्लस होता तो कट नहीं जाएंगे। क्या फर्जी सवाल पूछा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ये मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। अब एक्चुअल रेशो की तरफ हम लोग चल रहे हैं। टाइम कितना हुआ है? 7:30 हुए हैं। अब एक्चुअल रेशो की तरफ हम लोग चल रहे हैं कि एक्चुअल अनुपात होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ डेफिनेशंस आप लोगों के सामने मैंने कराई हैं मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने 2 रेशो दे दिए, a अपॉन बी की वैल्यू जो है वो 2/3 आप लोगों को दे दी, और यहां मैंने b अपॉन सी की वैल्यू जो है वो 4/7 मैंने आप लोगों को दे दी है, और मैंने जस्ट आप लोगों से पूछ लिया है, या मुझे जरूरत पड़ी है a/b/c की। मेरे भाई यहां मैंने 2 रेशो आप लोगों को दिए हुए हैं, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है।
बी और सी का रेशो दिया हुआ है और मेरे प्यारे दोस्त एबीसी की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। यही तो डायरेक्ट प्लस माइनस करने से आ जाता, वही तो कंपोनेंडो डिविडेंडो है। चलिए, मैंने आप लोगों से ये कहा कि अगर मैं आपसे एबीसी का रेशो पूछना चाह रहा हूं तो आप बिल्कुल बेसिक से खरीदी, बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे होशियार हैं, लेकिन उन बच्चों का भी मुझे ध्यान रखना होता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए, है ना। मेरे पास ऑप्शन बहुत होते हैं क्लास में, ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, एलईडी को बंद करने का ऑप्शन होता है। मैं डायरेक्ट बस कमेंट पे ध्यान न देके डायरेक्ट आपसे रूबरू होता रहूं, लेकिन वो तरीका गलत है। आपने भी पैसे दिए, आपकी समस्याओं को सुनना मेरा फर्ज है, लेकिन समस्याएं ऐसी हो जो बिल्कुल क्लास से कोई मतलब ना हो, टाइम वेस्टिंग हो, तो भाई साहब फिर उसमें ऐसी समस्याओं को लिखते क्यों, ऐसे कमेंट्स को लिखते क्यों हो। दूसरा तरीका, ब्लॉक का भी ऑप्शन है फर्जी बात करने वालों को, लेकिन मैं चाहता हूं यार ब्लॉक क्यों करूं, कभी जेन्युइन समस्या आई तो मुझ तक कैसे पहुंचेगी। तो उस चीज का आप फायदा मत उठाइए, है ना। हर चीज है जो टीचर्स करते हैं, मेरे पास हर सॉल्यूशन होता है, लेकिन मैं आपको ध्यान में रख के बातें नहीं सोचता हूं, मैं आपके पेरेंट्स को ध्यान में रख के बातें सोचता हूं। उन्होंने किस लिए पैसा आपको दिया है, मैं उसको ध्यान में रख के आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूं, ठीक है। आप तो अज्ञान है, आप में इतना ज्ञान थोड़ी ना है अभी, आप इन चीजों को सोचोगे, आप में इतना ज्ञान नहीं है। आपको तो फर्जी बातों में लगा रहना है बस, और लोगों का भी टाइम वेस्ट करना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, नहीं तो मजबूरी बस मुझे वो सारे नियम कायदे कानून लागू करने पड़ेंगे जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिए, मैंने कहा कि a अपॉन बी का रेशो दिया हुआ है, b अपॉन सी का रेशो दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, अगर मैं यहां देखूं तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू 2 दी गई है। यहां वैल्यू देखूं तो b की कितनी दी गई है, यहां 3 दी गई है। यहां b की वैल्यू 4 दी गई है, यहां c की वैल्यू 7 दी गई है। अगर b की वैल्यू समान होती तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं था, मैं a के नीचे a की वैल्यू ले लेता, b के नीचे b की वैल्यू लिख देता, c के नीचे c की वैल्यू लिख देता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन b की वैल्यू समान नहीं है। पहला तरीका तो यह होता है कि हम b की वैल्यू को समान कर लें। अच्छा मेरे दिमाग में कैसे आया कि मुझे b की वैल्यू को ही समान करना है, क्योंकि मेरे भैया b ही कांस्टेंट था, यहां भी b है यहां भी b है, तो पहले मुझे b को ही सेम करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए 3 और 4 को सेम करने का तरीका क्या कहता है। 3 और 4 को सेम करने का तरीका ये कहता है कि उस 4 की गुणा यहां कर दो, इस 3 की गुणा वहां कर दो, ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन रेशो का एक नियम कायदे कानून होता है, रेशो ये कहता है अगर उसे उसके किसी एक एलिमेंट के साथ आपने छेड़खानी की तो मेरे प्यारे दोस्त उसके सभी एलिमेंट के साथ वही छेड़खानी करनी पड़ेगी। अगर आपने इस रेशो के एक एलिमेंट में 4 की गुणा करी तो जब तक आप इसमें 4 की गुणा नहीं कर दोगे तब तक आपने गलत किया है। अगर आपने इसमें 3 की गुणा करी है तो इस रेशो के दूसरे एलिमेंट में भी आपको 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके ये रेशो सही बनेगा। यानी आपने देखा यहां b की वैल्यू 12 बन चुकी है, यहां भी b की वैल्यू 12 बन चुकी है। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a की वैल्यू 4 दूनी 8 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 तिया 12 हो जाएगी और c की वैल्यू 7 तिया 21 हो जाएगी। ये बहुत बेसिक टाइप था, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। दूसरा तरीका होता है मेरे भाई सेकंड मेथड। अगर रेशो बहुत ज्यादा दिए हुए हैं तो उन्हें बराबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लेंदी तरफ ले जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त एक इसका दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं भैया जी ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ए और बी का रेशो 2/3 दिया हुआ है। मैंने कहा बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा भैया जी 4/7 दिया हुआ है। और मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त एबीसी का रेशो पूछा गया है। मुझसे क्या पूछा गया है, एबीसी का रेशो पूछा गया है, यही तो रेशो मुझसे पूछा गया है। अच्छा मुझे ये बताइएगा बच्चा कि ए और बी का रेशो कितना दिया है, 2-3 दिया है, तो आप ए और बी का रेशो 2-3 लिख दीजिए। लिख दिया बच्चा। बी और सी का रेशो कितना दिया है, तो आप इसे 4-7 लिख दीजिए। बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। अब आप देखेंगे ये जगह खाली है, ये पड़ोसी है, ये जगह खाली है। जो जगह खाली है उस जगह को हमेशा पड़ोसी ही घेरेगा। अगर इसकी जगह की बात करूं, इसका पड़ोसी 3 है तो इस जगह को 3 घेरेगा, और इस जगह की बात करूं तो इसका पड़ोसी 4 है तो इस जगह को 4 घेरेगा।
अब मेरे प्यारे दोस्त जब आप इनकी आपस में गुणा कर दोगे तो ये रेशो निकल के आ जाएगा। ये 8 आ चुका है, ये 12 आ चुका है, ये 21 आ चुका है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं क्या? बताइए। पावर इक्वल नहीं हो तो फिर हम लोग नहीं करेंगे मेरे भाई। रेशो अगर मैं आप लोगों से ये कहने लगूं, मान लो मैंने आप लोगों से कहा a अपॉन बी जो है वो 2/3 दिया हुआ है, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं a प्लस बी मुझे बताइए और a माइनस बी मुझे बताइए। तो आप मेरे प्यारे दोस्त a की जगह वैल्यू 2 ले सकते हैं, b की जगह वैल्यू 3 ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यूज लेंगे तभी जब पावर सेम होगी। यहां भी 1 पावर है, यहां भी 1 पावर है, यहां भी 1 पावर है, यहां भी 1 पावर है। तो पावर सेम है, उसी केस में आप a की वैल्यू को 2 ले सकते हो, b की वैल्यू को 3 ले सकते हो। तो यहां देखेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर -5/1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं आप लोगों से ये पूछ लेता हूं a² प्लस बी बताइए, और नीचे कह देता हूं a माइनस बी बताइए। अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछता हूं, ध्यान देना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, कि यदि a अपॉन बी जो है वो 2/3 आप लोगों को दिया हुआ है, और मैं आपसे पूछ लेता हूं a² प्लस बी बताइए, अपॉन में a माइनस बी बताइए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप लोग a की जगह 2 वैल्यू रखेंगे? क्या आप लोग b की जगह 3 वैल्यू रखेंगे? नहीं रखेंगे। ऐसी वैल्यूज तब रखते हैं जब डिग्री समान होती है। क्या समान होती है? डिग्री समान होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहां देखेंगे, यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 1 है। डिग्री समान नहीं है, और अगर डिग्री समान नहीं है तो आपका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। आपका आंसर होगा हमें नहीं पता भाई साहब, हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर डिग्री समान है, मैं अगर आपसे यहां ये पूछ लेता भैया जी a² प्लस ए बी बताइए और a² माइनस ए बी बताइए, तो मेरे प्यारे साथी आप ये कहते यहां डिग्री कितनी है? 2। यहां भी डिग्री कितनी है? 1 और 1 2। यहां भी डिग्री 2 है, यहां भी डिग्री 2 है। डिग्री समान है तो आप मेरे प्यारे दोस्त a की जगह 2 रख सकते हैं और b की जगह 3 रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे आपकी बात बिल्कुल दिमाग में सेट बैठ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें थी जब आपको रेशो निकालने के लिए कोई कहता था। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं और वो आखिरी एग्जाम्पल होगा। कल थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे मेरे भाई। तेज इसलिए चलेंगे कि जो ये कल की क्लास है बहुत बेसिक क्लास है मेरे भाई, बहुत बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास है तो हमें थोड़ा सा तेज चलना ही पड़ेगा। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ABCD की वैल्यू पूछ रहा हूं, ABCD की वैल्यू पूछ रहा हूं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, b बाई सी 4/5 दिया हुआ है, c बाई डी 1/3 दिया हुआ है, और आप लोगों से ABCD का रेशो पूछा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ABCD का रेशो पूछ रहा है, आप ABCD लिख दीजिए मेरे भाई। a अपॉन बी कितना है? 2/3 है, ये दोनों जगह खाली है। b अपॉन सी कितना है? 4/5 है, ये जगह खाली है। और c अपॉन डी कितना है? 1/3 है, ये दोनों जगह खाली हैं। अब आप इन्हें भर दीजिए, पड़ोसी से भर दीजिए मेरे भाई, पड़ोसी से भर दीजिए मेरे दोस्त। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भरा जाएगा 3, ये भी 3 से भरा जाएगा। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भरा जाएगा। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भरा जाएगा। और ये जगह खाली है, दोनों जगह 1 से भरा जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 2 चौक 8 एकम 8 होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 5 तिया 15 तिया कितने हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
8 12 15 45 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये अभी बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हिला डालेंगे मेरे भाई। तो वेट करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। शुरुआत में चीजें हर कोई ही आसान ही कराता है मेरे भाई, उस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा जहां आपको लगेगा कि भाई साहब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम ही कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं कुछ आप लोगों को ना, मैं सारी चीज लेके आया था, कुछ मैं आप लोगों को जो है ये सारे क्वेश्चंस रेशो के हैं। अब मैं सिंप्लीफिकेशन के बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं। सिंप्लीफिकेशन के बचे हुए क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को करा देता हूं। रिमेनिंग क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है वो परिवर्तन कीजिए, दिमाग को लेके जाइए कि हम लोग सरलीकरण पे जा रहे हैं। सरलीकरण में हमने 12 क्लास की हैं, 12 क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, और जितना अब तक 2017-2021 के एग्जाम में पूछा गया है उससे कहीं ज्यादा जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। अगर ये कटता तो काटते गुरुजी, बिल्कुल काटते, कल कटवाऊंगा तो सही। आज तो पहला दिन है, कल रेशो में आतंक मचा देंगे भाई साहब हम लोग। रेशो होता क्या है, रेशो के क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में निकालते हैं, ऑप्शन से कैसे पहचान करते हैं, कल बहुत धमाकेदार क्लास लूंगा। आप टेंशन किस बात की लेते हैं? आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे थोड़ा सा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताइए। दोनों तरफ पड़ोसी हो तो कौन सा पड़ोसी होगा? बीच में नहीं वैल्यू आनी है, हमें कॉर्नर पे ही वैल्यू लेनी है। मैं ऐसे भी कंडीशन बताऊंगा बच्चा, जल्दी से बताइए। सर जी 2 पे ही अप्लाई हो सकता है, योगांतरानुपात होगा तो कैसे अप्लाई होगा? 2 पे ही करना है योगांतरानुपात, अभी अप्लाई है ना, अभी अप्लाई 2 पर ही करना है। मुझे फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। कल हम लोगों ने जो पढ़े थे वो, अगर नीचे मल्टीप्लीकेशन में 2 संख्याएं हैं, अगर नीचे मल्टीप्लीकेशन में 2 संख्याएं हैं तो मेरे प्यारे दोस्त कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, 1 अपॉन डिफरेंस और ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म माइनस आखिरी टर्म। ठीक है, आज जो है मैंने बटे में देखा कि आज नीचे बटे में 3 वैल्यूज मुझे दी गई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इन 3 वैल्यूज को करने का पहले मैं एक तरीका आप लोगों को बताता हूं, उस तरीके को थोड़ा सा सुन। मेरे प्यारे साथी, ये वास्तव में लिखा क्या हुआ है? ये वास्तव में लिखा हुआ है 1 गुणा 3 गुणा 5 प्लस, जब आज एक बार आप सीख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में ये चीज लिखी हुई है और इसका सॉल्यूशन यही है जो हम लोग कर रहे हैं। ये वास्तव में ये चीज लिखी हुई है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। आपने देखा कि ये खत्म किस पर हो रहा है? 3 5 पर। यहां भी शुरू हो रहा है 3 5 पर। ये खत्म 5 7 पे हो रहा है तो अगला भी 5 7 से शुरू हो रहा होगा, यानी लास्ट वाली संख्या खत्म 9 11 पे हो रही होगी, इसलिए अगली संख्या 9 11 से शुरू हो रही है। ठीक है बच्चे, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे केस में बस आप मुझे ये बताना, इस चीज को मुझे सॉल्व करना है। इस चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है कि चौथे लास्ट वाले में से पहला पद घटा के लिखिए। 5 में से 1 गया तो कितना लिखा? 4 लिखा। आप 1 बटे पहले 2 की गुणा करिए, 3 एकम 3, उसमें से बाद के 2 की गुणा घटा दीजिए। ऐसा करते क्यों है? ऐसा करते क्यों है उसका जवाब अभी आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है, जब भी 3 चीजें नीचे गुणनफल में आप लोगों को दी हो तो मेरे प्यारे साथी आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाइए, उसे यहां लिख दीजिए। ये ऐसा इसलिए करते हैं, ऊपर 4 बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ऊपर क्या बनाने के लिए करेंगे? ऊपर 4 बनाने के लिए ऐसा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा 1/4, आपने कहा 5 तिया 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 पंजे 15 को 5 आएगा, माइनस 15 एकम 15 एक ऊपर आ जाएगा। क्या ये जो वैल्यू लिखी हुई है 5 में से 1 गया 4 बचेगा, नीचे 15 लिखी हुई है, क्या मेरे प्यारे दोस्त इसे भी सॉल्व करके 1/15 आ रहा है?
इसे भी सॉल्व करके 1/15 आ रहा है, तो क्या मैं इस वैल्यू को ये लिख सकता हूं या नहीं? इसे भी सॉल्व करके 1/15 आ रहा है, इसे भी सॉल्व करके 1/15 आ रहा है, और इस ऊपर वाली वैल्यू को भी सॉल्व करके 1/15 आ रहा है। यानी आज के बाद हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि अगर नीचे तीन संख्याएं गुणनफल में होंगी तो मेरा लिखने का तरीका जो है वो ये रहेगा। क्या रहेगा? मेरा लिखने का तरीका जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये रहेगा। क्या इस बात में कोई समस्या आई? आपने कहा इस बात में कोई समस्या नहीं आई, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मेरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाइए, 4 आएगा। हर जगह ही 4 आएगा। आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाइए, 4 आ गया। आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाइए, 4 आ गया। बहुत बढ़िया जी। अब आप यहां देखिए, डिटेल में समझिए। पहले दो की गुणा करिए, 1/3 होगा, माइनस आखिरी दो की गुणा करिए, 1/15 होगा। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाइए। पहले दो की गुणा करिए, 1/15 होगा, माइनस आखिरी दो की गुणा करिए, 1/35 होगा। ऐसे ही करते करते चले जाइए। पहले दो की गुणा करिए, 99 होगा, और माइनस आखिरी दो की गुणा करिए, 1/143 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या है? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। बीच की सारी वैल्यूज कटती चली जाएंगी, बीच की सारी वैल्यूज कटती चली जाएंगी। यहां जो बचेगा केवल और केवल 1/3 बचेगा, माइनस 1/143 बचेगा। बस इसी को देख के मैं आज एक ट्रिक का निर्माण कर दूंगा, एक ट्रिक यहां पे बना दूंगा। उस ट्रिक को आपको याद रखना है और वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर डालना है। कौन सी है भैया जी वो ट्रिक? उस ट्रिक को ही थोड़ा सा बता दिया जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, बीच का गैप समान हो, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना है? आपको 1 के बटे में डिफरेंस लिख देना है। डिफरेंस कितना होगा? पहले दो की गुणा करना है, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, माइनस आखिरी दो की गुणा करके लिख देना है। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चा। ट्रिक याद नहीं रहती इसलिए मैंने मेथड से बताया। ट्रिक याद नहीं रहती इसलिए मैंने मेथड से बताया। मेरे भाई इसे अब आप सॉल्व करिएगा। 4 3 7 एलसीएम कितना आएगा? 3 गुणा 143 एलसीएम आएगा। अब आप देखिए 143 ऊपर हो जाएगा, माइनस 3 यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140/4 गुणा 3 तिया 9, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 429। 4 तिया 12 होगा, 4 पंजे 20, 35/429 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी आप ये कहोगे, हाँ ये आप कहोगे जी भैया जी ये प्रैक्टिस करा दीजिए थोड़ा सा तब याद रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पे आइए ना। प्रैक्टिस तो यहां होगी भैया, आपकी प्रैक्टिस तो यहां होगी। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा याद रखना है। आपने कहा जी यहां 2 3 पे खत्म, अगला 2 3 से शुरू, 3 4 पे खत्म, अगला 3 4 से शुरू। यानी ये 98 99 पे खत्म हो रहा होगा, ये 98 99 से शुरू हो रहा है। बीच का गैप जो है हर किसी में 1 है। लगाओ ना फंडा अपना क्या कहता है। आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाओ ना, 2 आ जाएगा। पहले दो की गुणा करो ना, 1 की 2 में करेंगे तो 2 बन जाएगा, माइनस आखिरी दो की गुणा करो ना, 99 की गुणा 100 में करेंगे, 99 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम मेरे भाई। यहां 99 एलसीएम आएगा मेरे भाई। आपने कहा 99 4950 की गुणा करेंगे तब 99 बनेगा। 4950 यहां आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो 4950 में से 1 जाएगा तो 4949 हो जाएगा। नीचे 99 की गुणा 2 में करेंगे तो 19800 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन। ये 1/99 कैसे कट गया समझ नहीं आया बेटा। लास्ट वाली यहां वाली वैल्यू से कटेगा ना। जब आपको दिख रहा है ये वैल्यू इसको काट रही है, ये वैल्यू इसको काट रही है, यहां जो वैल्यू होगी वो इसको काटेगी, बस बचेगा तो ये बच जाएगा इसमें। ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर जो होगा वो 4949 होगा, अपोन में 19800 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एक क्वेश्चन और ऐसा करा दिया जाए। एक क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, 3 वाले अब बहुत सारे आप लोगों को सीट में मिलेंगे। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा?
देखिए, मुझे नहीं पता कि ये सीरीज क्या लिखी हुई है, लेकिन जब मैं आपके सामने सीरीज को लिख दूंगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे। 1/2 लिख सकता हूं, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 लिख सकता हूं, 12 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 4 लिख सकता हूं, ऐसे ही 20 को 4 × 5, ऐसे ही 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 12। यानी लास्ट वाली संख्या जो है वो 11 × 12 लिखी हुई है। क्या यही लिखा हुआ है मेरे भाई? ये तो मेरे दोस्त यहां खत्म यहीं से शुरू, यहां खत्म यहीं से शुरू, ये तो कल वाली सीरीज बन गई। कल वाली सीरीज में मैंने बताया था कि डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस कितने का है? 1 का है। पहला टर्म लिखना है 1/1, 1 होता है। आखिरी टर्म लिखना है 1/12 होता है। तो 12 एकम 12 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? तो प्यारे दोस्त 11/12 आ जाएगा। 11/12 आ जाएगा। गुरुजी बीच में तो प्लस है। फिर प्लस है तो फिर क्या करें? बीच में प्लस है, यहां भी तो बीच में प्लस था भाई। इसको नहीं लिखा मैंने, सॉल्व करके इसीलिए तो आप लोगों को दिखाया था कि ये मुझे सॉल्व करना है। तो क्या जब आप इसे सॉल्व करोगे 1/15 आएगा या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि इस संख्या को ऐसे लिख लो। आपने कहा जी इसे सॉल्व करके भी 1/15 आएगा, मैंने फिर इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया 1/15 ही आया। यानी जब इसको सॉल्व करके भी 1/15 आ रहा है और इसको भी सॉल्व करके 1/15 आ रहा है, तो इस संख्या को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लिखना कैसे होता है? आखिरी टर्म में से पहली टर्म घटाइए, यहां लिख दीजिए। पहले 2 का गुणनफल माइनस आखिरी 2 का गुणनफल कर देंगे तो वही आएगा जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो फटाफट दे दीजिए मेरे प्यारे साथी। क्या बैठेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है बच्चे। फटाफट बताइए। 1/4 कहां से आया? 1/4 आया है बेटा आखिरी टर्म में से पहली टर्म को, हमने आखिरी टर्म में से पहली टर्म को घटाया। 1/ आखिरी टर्म माइनस पहली टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपने कहा जी इसे भी तोड़ सकते हैं, कैसे? 35 को लिख सकते हैं 5 × 7, 63 को लिख सकते हैं 7 × 9, 99 को लिख सकते हैं 9 × 11, और ऐसे ही करते करते चले जाएंगे। 9 × 11 हो गया 99, 11 × 13 हो गया, 13 × 15 हो गया। ये जो लिखा हुआ है ये 15 × 17 लिखा हुआ है। तो यहां भी अपनी वो ट्रिक लग जाएगी भैया, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू। गैप जो है वो हर जगह समान है बच्चा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने बताया था 1/, इनका डिफरेंस 2 होगा। पहली टर्म 1/5 होगी माइनस आखिरी टर्म 1/17 होगी। ये हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं 1/2, 17 और 5 का एलसीएम 85 होगा। 17 की गुणा ऊपर कर देंगे, माइनस 5 की गुणा ऊपर कर देंगे। 17 में से 5 जाएगा, 12 बचेगा। 2 से 12 को काटेंगे, 6/85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कोई बालक ऐसा है जो मुझे इसे लिख के बता दे? 1 × 2 × 3 × 4, 1 × 2 × 3 × 4, इसको लिख के बता दे। हमने 2 को लिखना सीख लिया, हमने 3 को लिखना सीख लिया। अगर नीचे 3 मल्टीप्लाई में हो तो कैसे लिखेंगे, उसको लिखना सीख लिया। क्या कोई मुझे बालक बता सकता है कि नीचे अगर 4 दिए हुए हों तो हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे भाई? अच्छा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 4 × 12 = 24, 1/24 आना चाहिए। यानी मैं इसे लिख कैसे सकता हूं मेरे भाई? आप आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाइए, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। लिख दिया बच्चे। पहले 3 की गुणा करिए, 3 दूनी 6 एकम 6। आखिरी 3 की गुणा करिए, 2 तिया 6 चौक 24 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त इनका एलसीएम लीजिए। आपने कहा भैया जी 6 और 24 का एलसीएम 24 होता है, तो 6 चौक 24, 4 एकम 4 होगा। 24 एकम 24, 1 एकम 1 होगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी 4 में से 1 गया तो 3/24 आएगा।
3 से 3 कट जाएगा, क्या यहां से भी 1/24 आ रहा है? यानी कि आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी सॉल्व करके 1/24 आ रहा है, इसको भी सॉल्व करके 1/24 आ रहा है। आज के बाद अगर नीचे दो संख्या दिखाई देती है तो मेरे भाई 1 के बटे में डिफरेंस, पहला पद माइनस आखिरी पद, ये दो संख्याओं को लिखने का तरीका होता है। अगर नीचे 3 संख्याएं गुणनफल में हैं तो 1 बटे आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, ब्रैकेट के अंदर 1 बटे पहले 2 का गुणनफल माइनस 1 बटे आखिरी 2 का गुणनफल। अगर नीचे 4 संख्याएं दे दे मेरे भाई तो 1 के बटे में आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, 1 के बटे में पहले 3 का गुणनफल माइनस अगले 3 का गुणनफल। ये उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका होता है। ये बात मैंने प्रूव करके आप लोगों को बता दी है दोस्त। ठीक है भैया जी, ये क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना। कल भी मेरे प्यारे दोस्त 15 मिनट लास्ट के सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा। केवल 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में बचे हैं। एक तो ये बचा है 5वां क्वेश्चन, एक 6ठा क्वेश्चन, 7वां, 8वां, ये 5-6 क्वेश्चन आपके बचे हैं। तो ये कल पूरे हो जाएंगे। कल भी मेरे प्यारे दोस्त लास्ट के 15 मिनट जो है वो आपका रिवीजन सिंप्लीफिकेशन का कराऊंगा। शुरू के 45 मिनट जो है वो मैं आप लोगों को रेशो पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोर्स की गारंटी मेरी है। मैं लास्ट में आपके जो डाउट है उनको क्लियर कर देता हूं। आप लोगों के मन में एक भी मोमेंट पे ये नहीं आना चाहिए कि कोर्स खत्म हो कब होगा। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अभी धीमा पढ़ा रहे हैं, लास्ट को फॉर्मेलिटी के लिए कोर्स को खिंचवाएंगे। कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा जब आपको ये लगेगा खिंचवाऊंगा। हाँ, टाइम जरूर ले सकता हूं, अभी टाइम खर्च कर रहा हूं तो बाद में आप लोगों का ज्यादा टाइम ले सकता हूं, लेकिन कोर्स बिल्कुल समय पर पूरा कराऊंगा। रिवीजन के लिए टाइम दूंगा, रिवीजन भी खुद ही कराऊंगा। जिम्मेदारी मेरी है मेरे प्यारे दोस्त, भरोसा रखना। तो टाइम ले सकता हूं, हो सकता है अब 1 घंटे की क्लास ले रहा हूं तो उस क्लास को मेरे भाई 2 घंटे की क्लास कर दूं, 1.25 घंटे की क्लास कर दूं, या फिर एडवांस की एक अलग से क्लास चला दूं। लेकिन मेरे भाई टाइम लूंगा, लेकिन अपने पढ़ाने में कभी बदलाव नहीं करूंगा। जितना धीमे अब पढ़ा रहा हूं उतना ही धीमे आगे पढ़ाऊंगा। इस बात का भरोसा रखना। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।